हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेयर एक्ट्स क्या होता है, कमेंट्री बुक क्या होता है और टेक्स्ट बुक क्या होता है। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। जब हम लॉ करने जाते हैं तो मैं किसी भी प्रोफेसर से पूछता हूँ या आप लोग किसी भी प्रोफेसर से पूछते हैं कि सर मुझे लॉ पढ़ने के लिए कौन सी बुक लेनी पड़ती है, तो वो सबसे आसान लैंग्वेज में कह देंगे कि बेटा आप बेयर एक्ट पहले ख़रीद लो। बेयर एक्ट, क्योंकि बेयर एक्ट पढ़ना बड़ा कठिन होता है और ये प्रोफेसर उस समय बताते नहीं है कि बेयर एक्ट होता क्या है। और ओरिजिनली जब मैं लॉ कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, तो मैंने भी अपने प्रोफेसर से पूछा कि सर मुझे कौन सा बुक लेना चाहिए ये सीपीसी पढ़ने के लिए, सीआरपीसी पढ़ने के लिए। तो उन्होंने सिंपली कह दिया बेटा आप बेयर एक्ट ले लीजिए, बेयर एक्ट से आप सब कवर कर लेंगे। ठीक, जब उन्होंने बताया कि बेयर एक्ट ले लीजिए तो मैं बेयर एक्ट लेने के लिए मैं मार्केट में गया, मैंने बेयर एक्ट ले लिया। लेकिन फिर जब मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया तो बड़ा डिफ़िकल्टी हमको महसूस हो रही थी कि ये बेयर एक्ट पढ़ा कैसे जाता है, ये बेयर एक्ट होता क्या है। तो दोस्तों आज मैं उन्हीं सबों के बारे में बात करने जा रहा हूँ आपसे कि बेयर एक्ट होता क्या है, कमेंट्री बुक क्या होती है और टेक्स्ट बुक होता क्या है। इन तीनों में अंतर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे दिया है नो द लॉ। लॉ को हम किस तरह से जानें। कानून की पढ़ाई करते समय बेयर एक्ट, कमेंट्रीज बुक और टेक्स्ट बुक जैसे शब्द सुनने को अक्सर हमें मिलते हैं। जब हम लॉ की पढ़ाई करने जाते हैं, किसी भी सीनियर से मिलते हैं, किसी भी प्रोफेसर से मिलते हैं, हम कहते हैं सर हमको कौन सा बुक प्रेफर करना चाहिए अपने लॉ की पढ़ाई के लिए, तो वो सिंपली कह देते हैं, नॉर्मली कह देंगे कि जाइए आप बेयर एक्ट ले लीजिए। अब हमें पता ही नहीं होता है कि बेयर एक्ट ओरिजिनली होता क्या है। ठीक, तो ऐसे शब्द हमको अक्सर सुनने को मिलता है। कानून की फील्ड में आए नए छात्रों के लिए यह शब्द परेशानी का कारण बनता है, क्योंकि उनकी पहली बार इन शब्दों का सामना होता है। भाई हम लोग स्कूल में बुक्स पढ़ के आते हैं, कॉपी में लिखते हैं, किताब से पढ़ते हैं, और जब हमको बेयर एक्ट के बारे में पता चलता है तो हमें कुछ अटपटा लगता है। ये क्या नया चिड़िया का नाम है बेयर एक्ट। कानून की पढ़ाई करने के पहले सभी बेसिक बातों को समझना चाहिए, इससे आगे की मजबूती तैयार हो। कानून की पढ़ाई करने के लिए बेयर एक्ट, कमेंट्री बुक और टेक्स्ट बुक से की जाती है। यह तीनों ही पुस्तक कानून की पढ़ाई की आधारशिला है। ये जो तीन बुक हैं, ये तीनों बुक हमारी पढ़ाई की आधारशिला है। अब हम बात करते हैं बेयर एक्ट की। ओरिजिनली बेयर एक्ट होता क्या है। जो हम लोग बेयर एक्ट करते हैं वो ओरिजिनली बेयर एक्ट होता क्या है। बेयर एक्ट उस किताब को कहा जाता है जिसमें केवल संसद द्वारा कानून बनाया गया अधिनियम होता है। बेयर एक्ट वह बुक होता है जिसमें संसद के द्वारा जो भी लॉ संसद के द्वारा बनाई जाती है उसमें वो सारी बातें बेयर एक्ट में लिखी जाती है। कानून मुख्य रूप से संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाया जाता है। जो भी कानून होता है हमारे देश का वो संसद के द्वारा और राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। किसी भी कानून को मुख्य रूप से अधिनियम से बनाया जाता है। कोई भी कानून होता है हमारे देश में उसको अधिनियम से ही बनाया जाता है, क्योंकि जब तक हम लोग कोडिफाइड नहीं करेंगे किसी भी लॉ को, जैसे आईपीसी हमारा कोडिफाइड लॉ है, सीपीसी हमारा कोडिफाइड लॉ है, सीआरपीसी हमारा कोडिफाइड लॉ है। और बात करते हैं यहीं पे टॉर्ट की, तो टॉर्ट जो है हमारा वो कोडिफाइड लॉ नहीं है, तो उसका हमारे पास कोई बेयर एक्ट नहीं होता है। अधिनियम ही कानून होता है। संसद के दोनों सदनों से पास होकर आने वाले बिल को जब राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है, जब कंसेंट मिल जाता है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, तब वो अधिनियम बन जाता है, जिसको हम लोग एक्ट कहते हैं। तब वो अधिनियम बन जाता है। जैसे भारतीय संविदा अधिनियम हो गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हो गया, सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी हमारे बेयर एक्ट हैं। क्यों बेयर एक्ट है, क्योंकि ये कोडिफाइड लॉ हैं। ठीक, अधिनियम को आवश्यकता के अनुरूप भिन्न भिन्न धाराओं में बांटा जा सकता है। भिन्न भिन्न धाराओं में बांटा जा सकता है। एक अधिनियम में अनेक धाराएं होती, जो कोई एक अधिनियम होता है उसमें बहुत सी धाराएं होती हैं। केवल धाराएं ही नहीं अपितु इसके अन्य सामग्री भी होते हैं, जैसे उपधारा होते हैं, सब सेक्शन होते हैं, खंड होते हैं, अनुसूची होते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कुल 484 धाराएं हैं और दो अनुसूचियां हैं। इन 484 धाराओं में कुल 37 अध्यायों में विभाजित किया गया। मतलब जो सीआरपीसी है उसमें टोटल 484 हमारे पास क्या है, सेक्शंस हैं। 2 हमारे पास शेड्यूल्स इसमें दिए गए हैं और 37 चैप्टर में इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया है हमारे सीआरपीसी को। इसी तरह ही अधिनियम को अलग अलग अध्याय में बांट दिया जा सकता है, बांटा जाता है, जिससे उसे पढ़ने में सहायता मिलती रहे तथा भ्रम पैदा नहीं हो। यह अधिनियम सारे कानून के स्रोत होते हैं। ये जो अधिनियम होते हैं सभी कानूनों के सोर्स होते हैं। राज्य का सभी कानून इस अधिनियम में से ही निकल कर आता है। अधिनियम को अंग्रेजी में एक्ट कहा जाता है। जो अधिनियम जिसको हम लोग कहते हैं उसी को हम लोग एक्ट कहते हैं। ठीक, अब आगे हम देखते हैं।
जब संसद अपना अधिनियमित कर देता है, जब संसद कभी भी अपना अधिनियम को अधिनियमित कर देता है, मतलब अधिनियम को, एक्ट को बना देता है, तब अलग अलग पब्लिकेशन हाउस, जो अलग अलग पब्लिकेशंस हाउस होते हैं, ऐसे अधिनियम की एक किताब प्रकाशित कर देते हैं। इस किताब को बेयर एक्ट कहा जाता है। ऐसे बेयर एक्ट केवल संसद द्वारा दिए गए शब्द होते हैं। जो बेयर एक्ट होता है, जो बेयर एक्ट में बातें लिखी होती हैं, वो संसद द्वारा, जो संसद जिस बात को कहता है, सिर्फ वो शब्द को ही बेयर एक्ट में लिखा जाता है और उसके अलावा कुछ नहीं उसमें लिखा जाता है। जो बेयर एक्ट होता है, जो बातें संसद में कही जाती है, जो बात पे संसद में डिस्कशन होता है, वही बातें बेयर एक्ट में लिखी जाती है। जैसा अधिनियम संसद बनाता है, बिल्कुल वैसी ही बेयर एक्ट में प्रस्तुत कर दिया जाता है। मतलब कहा जाता है कि पकी पकाई खिचड़ी है। जो बेयर एक्ट है वो हमारी पकी पकाई खिचड़ी है। जो बात संसद ने कहा वही बात बेयर एक्ट में उन्होंने लिख दिया। बेयर एक्ट पढ़ना काफ़ी मुश्किल भी होता है। अब जो न्यू स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट है, जिनको भी बेयर एक्ट की बात करते हैं, बेयर एक्ट पढ़ना बड़ा ही मुश्किल होता है। बेयर एक्ट पढ़ना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि विशेषकर नए लॉ स्टूडेंट जो होते हैं, ऐसे बेयर एक्ट मुश्किल से पढ़ पाते हैं क्योंकि संसद में पेश किए गए अत्यंत विस्तृत अर्थ वाले होते हैं। जो भी कानून बनाया जाता है, जब कानून हमारा बनता है तो एक शब्द के कई मतलब उसमें निकलता है, उसका गहरा अर्थ होता है। ऐसा कहा जाता है कि संसद अपने शब्दों को व्यर्थ नहीं करती, एक ही शब्द में काफ़ी बड़ी बात कह देती है। जब हम लोग किसी भी लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हैं, जब हम कोर्ट में जाते हैं, जब कोर्ट में किसी भी वर्ड का इंटरप्रिटेशन होता है, तब हमको पता चलता है अच्छा इस वर्ड का ये बात, ये मीनिंग, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। ये सारी कहानी थी बेयर एक्ट की। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक क्या होता है। जो टेक्स्ट बुक हम लोग अक्सर पढ़ते आते हैं, जो बचपन से ही हम लोग आज तक टेक्स्ट बुक पढ़ के ही हम लोग आगे बढ़े हैं। अब हम लॉ जब करते हैं तब हम बेयर एक्ट पढ़ देते हैं। अब फिर बात करते हैं टेक्स्ट बुक क्या होता है। छात्रों के लिए बेयर एक्ट पढ़ना मुश्किल होता है, किसी भी छात्र के लिए। जैसे फर्स्ट ईयर का छात्र हो, फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हो, उसको बेयर एक्ट पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। केवल छात्र ही नहीं बल्कि आम आदमी भी बेयर एक्ट ठीक से नहीं पढ़ पाता है। इसलिए ऐसे बेयर एक्ट से एक टेक्स्ट बुक को बनाया जाता है। बेयर एक्ट जो हमारा जेम होता है, जो हमारा मेन सोर्स होता है, वो बेयर एक्ट ही होता है। बेयर एक्ट से ही क्या किया जाता है, बुक्स को लिखा जाता है। उसी के आधार पे जो बातें वहाँ पे लिखी रहती हैं उसको और इंटरप्रिटेशन करके उसमें और बातें जोड़ करके किताब बनाई जाती हैं। ऐसी टेक्स्ट बुक विधि शास्त्री, जो जूरिस्ट होते हैं, विधि शास्त्री, अपने ज्ञान के आधार पर गढ़ते हैं। ये नॉर्मल लोग किताब नहीं लिख पाते हैं। लॉ की किताब, अब मैं चाहूँ लॉ की किताब लिख देना, मैं नहीं लिख पाऊँगा। इसको कौन लिखेगा? जो जूरिस्ट होगा, जो प्रोफेसर होगा, वही इस किताब को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वो भी किस आधार पे कि उनको उस सब्जेक्ट के बारे में गहनता से उन्होंने इस चीज़ को पढ़ा होगा, उन्होंने इस चीज़ को अच्छी तरीके से इंटरप्रिटेशन किया होगा, तब ये चीज़ क्या कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे बेयर एक्ट अब हम बात करते हैं। ऐसे बेयर एक्ट विधि शास्त्री द्वारा अपने ज्ञान के आधार पर करते हैं। वे सारे अधिनियम का अध्ययन करते हैं, सभी धाराओं को पढ़ने के बाद उसका अर्थ प्रस्तुत करते हैं। साथ ही उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय भी इसके में कोट किए जाते हैं। जो भी हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं वो भी सब इसमें क्या किए जाते हैं, कोट किए जाते हैं। कहाँ पर कोट किए जाते हैं? जब हम बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो बेयर एक्ट में सारी बातों को क्या किया जाता है, कोट किया जाता है। जैसे मिनर्वा मिल्स का केस हो गया, केशवानंदा भारती का केस हो गया, उसके बाद से सज्जन सिंह का केस हो गया, गोलकनाथ का केस हो गया। ये सभी जब हम लोग बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें सभी अच्छे जो लाइनें होती वहाँ पे कोट करके रखी होती कि हाँ ये जो इंटरप्रिटेशन है ये इस केस लॉ से इस जजेस ने यहाँ पे दिया था। ऐसे टेक्स्ट बुक को आसान शब्दों में लिखी जाती है जिसे पढ़ने वाले को सहायता रहे। कम से कम शब्दों में धारा में कही गई सभी बातों को समझा दिया जाता है। हालांकि ऐसे किताब में बहुत अधिक न्याय निर्णय नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जितने आवश्यक होते हैं उतने तो न्यायालय के निर्णय ऐसे टेक्स्ट बुक में डाल ही दिए जाते हैं, जिनसे अधिनियम में कहीं बातें स्पष्ट हो जाती हैं। जो भी बातें कही जाती हैं वो सारी बातें टेक्स्ट बुक में डाल दिया जाता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पीनल कोड हो गया, दंड प्रक्रिया संहिता हो गया, सिविल प्रक्रिया संहिता हो गया, संविदा अधिनियम हो गया। जैसे महत्वपूर्ण विषयों की अनेक टेक्स्ट बुक बाज़ार में अलग अलग पब्लिकेशंस के द्वारा निकाली जाती हैं। जो भी हमारे पास बुक, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम लॉ की किताबें पढ़ते हैं, सब विभिन्न पब्लिकेशंस के द्वारा निकाली जाती हैं। लॉ के नए छात्रों को सबसे पहले इन्हीं टेक्स्ट बुक्स का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जब बेयर एक्ट, अगर लड़का फर्स्ट ईयर में है या फर्स्ट सेमेस्टर में गया है, अगर तुरंत वो बेयर एक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दे तो उसको कुछ समझ में आता नहीं और वो लड़का क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम लॉ में
एडमिशन लें, जब भी हम फर्स्ट सेमेस्टर में रहें या फर्स्ट ईयर में रहें या सेकेंड ईयर में रहें, हमें बुक्स प्रीफर करना चाहिए, हाईली बुक्स से हमें पढ़ना चाहिए। फिर हम जब बाद में बेयर एक्ट पढ़ेंगे तब वो चीज़ें हमारे दिमाग में अच्छे से समझ में आएगी। इसी कानून को प्रारंभिक जानकारी सरलता से उपलब्ध हो जाती है। अब हम बात करते हैं कमेंट्रीज बुक की। अभी तो मैंने बात किया है बेयर एक्ट क्या था, फिर मैंने बात किया है कि कमेंट्रीज बुक क्या था, बेयर एक्ट के बारे में बात की है और बुक्स के बारे में बात की है। अब हम कमेंट्रीज के बारे में बात करते हैं। कमेंट्रीज होता क्या? कमेंट्री बुक कानून को सीखने और याद करने में सबसे अंतिम और मजबूत कड़ी है। कमेंट्री बुक्स विधिशास्त्री, न्यायमूर्ति, अधिवक्ता इत्यादि द्वारा ये लिखा जाता है। ये संसद के द्वारा नहीं लिखी जाती। जो कमेंट्रीज बुक होती हैं वो या तो जो उस चीज़ को पढ़ा है कायदे से, जैसे कि जो जूरिस्ट होते हैं, जो जजेस होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, या जो भी प्रोफेसर्स होते हैं, जो इस चीज़ को अच्छे से समझता है, जो इस चीज़ को अच्छे से पढ़ता है, वही कमेंट्री बुक लिखता है। यह पुस्तक उनके जीवन के अनुभव और अपने विशद कानून के ज्ञान के आधार पर लिखी जाती है। ऐसी पुस्तक लिखना जीवन में घोर परिश्रम के बाद ही संभव हो पाता है। कमेंट्रीज बुक जो भी लिखा जाता है वो बड़ा ही गहन अध्ययन के बाद लिखी जाती है। कमेंट्री बुक में किसी भी अधिनियम का एक अर्थ, एक धारा, उपधारा, अनुसूची पर अत्यंत विशद टिप्पणी लेख द्वारा प्रस्तुत की जाती है। किसी भी धारा को छोड़ा नहीं जाता है। सबसे पहले धारा का क्षेत्र लिखा जाता है, मतलब उसके एरियाज़ को लिखा जाता है कि किस एरिया तक यहाँ पे ये जा सकता है, जिसमें लेखक धारा में क्या क्या कहा गया है इन सभी बातों को उतारता है। फिर उस धारा से संबंधित सभी न्याय निर्णयों को उच्च न्यायालय द्वारा और भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उन्हीं प्रस्तुत किया जाता है। अगर उस धारा में कोई सिद्धांत है तब उस सिद्धांत पर भी विस्तृत चर्चा की जाती है। अगर कोई बात उसमें से निकल के आती है फिर उस पर चर्चा की जाती है। जो कमेंट्रीज बुक पे कानून का स्रोत भी अलग अलग सिद्धांत है। किसी अधिनियम में कोई धारा यदि किसी सिद्धांत से प्रभावित होकर आई है तब लेखक उस सिद्धांत के जनक और उसके तत्व तथा उसकी आवश्यकता पर भी चर्चा करते हैं। कमेंट्री बुक महंगी होती है। जो कमेंट्री बुक्स होती हैं क्योंकि वो उनके परिश्रम के द्वारा होती है और वो अलग अलग पब्लिशर्स के द्वारा वो क्या करते हैं, जजेस जो होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं या जो प्रोफेसर होते हैं, वो अलग अलग जगह प्रिंट आउट करवाते हैं। कमेंट्री बुक्स महंगी इसीलिए होती है और इन पुस्तकों का प्रोफेसर लोग ही पढ़ते हैं, जिनको पीएचडी करना होता है, जिसको लॉ में कोई बुक लिखना होता है, वही कमेंट्रीज बुक पढ़ते हैं। जैसे न्यायाधीश, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट, पुलिस ऑफिसर इत्यादि। इन पुस्तकों से वही किसी भी धारा को समस्त दृष्टिकोण से समझ लेते हैं, जिससे उनके काम में आसानी होती है। छात्रों को ऐसी पुस्तक पढ़ने से बचना चाहिए क्योंकि वो भ्रमित हो सकते हैं। उन्हें सबसे पहले टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए। अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप लोग ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। ध्यान देने का इन द सेंस कि मतलब अब जो मैं बात बता रहा हूँ वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी लॉ का स्टूडेंट होता है पहले उसे टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए। फिर केवल बेयर एक्ट से पढ़ना भी मुश्किल है, क्योंकि फिर किसी शिक्षक की आवश्यकता आती। अगर जब हम बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो हमें किसी न किसी टीचर की, किसी न किसी प्रोफेसर की आवश्यकता होगी जो कि वो हमें बार बार इंटरप्रेट करके बताए कि हाँ इस चीज़ का मतलब क्या है। ठीक, बगैर शिक्षक के केवल बेयर एक्ट नहीं पढ़ा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अगर दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए, जिससे कि और भी जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनको ये जानकारी मिले कि आखिर में बेयर एक्ट क्या होता है, कमेंट्रीज बुक क्या होता है और टेक्स्ट बुक क्या होता है। थैंक यू।